हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम अपनी क्लास 9 की अर्थशास्त्र की बुक का पहला पार्ट करने वाले हैं, जो है पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कंटेंट है वो मेनली वो है कि पालमपुर गांव के बारे में बताया जाएगा, वो जो कि काल्पनिक गांव है। उसके बाद उत्पादन के जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो किस प्रकार की है, और पालमपुर में खेती कैसे होती है, खेती करने के क्या क्या तरीके हैं, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानि है, और पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, तो पालमपुर गांव के बारे में पहले जानेंगे हम। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। ये काल्पनिक गांव है, ऐसा नहीं कि ये एक इसका रियल में कोई अस्तित्व नहीं है। इसको सिर्फ एक कल्पना के आधार पर आपको पाठ समझाने के लिए बनाया गया है। भारत के गाँव में कृषि उत्पादन के लिए प्रमुख परिनिधि है, यानी कि भारत के अनेक गाँव में सबसे ज़्यादा जो व्यवसाय का जो प्रमुख केंद्र है वो खेती ही है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, यानी कि उत्पादन की जो एक्टिविटीज़ अन्य है, उनमें क्या क्या है। एक तो लघु विनिर्माण है, यानी छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, और परिवहन है, और दुकानदारी है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका, उत्पादन का उद्देश्य जो है वो परियोजना जैसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। इसके बाद है उत्पादन के लिए जो चार आवश्यक चीज़ें होती हैं, वो होती है पहले भूमि या अन्य प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद भौतिक पूंजी, उसके बाद श्रम और ज्ञान एवं उद्यम। तो भौतिक चीज़ों में आपका जल आ जाता है, वन आ जाता है, खनिज आ जाती है, जो एक खेती करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होते हैं। और भौतिक पूंजी में एक स्थायी पूंजी होती है और एक कार्यशील पूंजी होती है। तो स्थायी पूंजी में औजार आ जाते हैं, मशीन और भवन आ जाता है। ठीक है, लेकिन कार्यशील पूंजी में आपका आता है कच्चा माल, नकद पूंजी। ठीक है, उसके बाद श्रम, तो काम करने वाले लोग, श्रम मतलब कि जो पारंपरिक कृषि में जो है वो जो किसान है वो उसके परिवार और वो किसान जुटा होता है, लेकिन आधुनिक कृषि में खेतीहर मजदूर श्रम देते हैं। ठीक है, और ज्ञान एवं उद्यम, किसी भी उत्पादन के लिए हमें ज्ञान होना ज़रूरी है उस फील्ड में। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि ज़मीन मापने की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, हेक्टेयर में। ठीक है, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग किलोमीटर होता है। इसके बाद है पालमपुर गांव में किस प्रकार की कृषि होती थी। तो कृषि के जो मुख्य 3 महीनों कृषि की जो ऋतु को है मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहले ये वर्षा ऋतु, जिसमें खरीफ फसल होती है। इसका टाइम पीरियड जुलाई से अक्टूबर है। इसमें मेनली ज्वार, बाजरा, चावल, कपास यानी कि कॉटन, गन्ना, तंबाकू जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद है शरद ऋतु, जिसमें रबी की फसल मेनली होती है, वो अक्टूबर से मार्च में होती है। इसमें गेहूँ, सरसों, दालें, आलू आदि उगाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड ऋतु आती है हमारी कृषि ऋतु की, वो है ग्रीष्म ऋतु, जिसमें जायद फसलें उगाई जाती हैं। इसलिए इसका टाइम पीरियड मार्च से जून होता है। इसमें मेनली तरबूज, खीरा, फलियां, सब्जियां, फूल इत्यादि उगाए जाते हैं। इसके बाद है बहुविध फसल प्रणाली। तो एक ही भूमि के टुकड़े से उत्पादन के तरीके, यानी कि इस टुकड़े पे एक अलग फसल उगा ली, इस पे अलग फसल उगा ली, फिर इन दोनों कटाई के बाद एक अन्य फसल उगा ली। ठीक है, तो वो होते हैं कि एक ही भूमि के टुकड़े से हमें उत्पादन बढ़ाने का तरीका। तो एक ही साल में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करना। तो पालमपुर गांव में किसान कम से कम 2 मुख्य फसल उगाते थे, और तीसरी फसल के रूप में वो क्या उगाते थे, आलू। ठीक है, आलू उगाते थे। इसके बाद आता है खेती करने के जो तरीके हैं, वो है आधार। जो खेती करने के तरीके जो है मेनली 2 हैं, पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि। ठीक है, इसके बाद है पारंपरिक कृषि में जो श्रम है वो खुद जो वो किसान है, जो किसान स्वयं है और उसके परिवार के सदस्य करते हैं। जबकि आधुनिक कृषि में खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि होती है। और पारंपरिक खेती में बीज बीज जो है वो पारंपरिक बीज होते हैं, जबकि आधुनिक कृषि में अति उपज वाले, यानी कि अति उपज और प्रजातियों वाले बीज होते हैं, हाई यील्ड्स वाले सीड्स। ओके, उसके बाद है उर्वरक। गाय के गाय का गोबर तथा अन्य प्राकृतिक खाद्यों से होती है, जबकि आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों द्वारा होती है, जो कि फसल में आ जाते हैं, जिससे हम बीमार भी पड़ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, फिर जुताई के तरीके जो है वो पारंपरिक कृषि में, यानी जो गाँव में बहुत परंपरा से करी जा रही थी, उसमें हल और बैल का प्रयोग होता है, जबकि आधुनिक कृषि में मशीनों यानी ट्रैक्टर जैसी थ्रेशर जैसी मशीनों का यूज़ होता है। और सिंचाई के तरीके कुएँ हैं, पारंपरिक कृषि में कुएँ हैं, रहट है, तालाब है, नदियाँ व वर्षा या पानी द्वारा होती है, जबकि आधुनिक कृषि में बिजली चलित नलकूपों या डीजल से चलने वाले यंत्र। क्योंकि आधुनिक है तो आधुनिकीकरण में जो है मशीनीकरण का युग आ जाता है, तो इसमें मशीनों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, पारंपरिक कृषि में कम पूंजी
द्वारा संभव होता है, क्योंकि किसानों के पास इतनी पूंजी नहीं होती जो अपने वो खेती में लगा सके। जबकि आधुनिक कृषि में उत्पादन अधिक करना होता है, तो इसलिए वो अधिक पूंजी भी लगाते हैं। इसके बाद आता है हमारी हरित क्रांति। तो हरित क्रांति 1960 के दशक में अंत में भारतीय किसानों को आधुनिक कृषि के तरीकों से गेहूं और चावल की खेती सिखाई गई। ठीक है, क्योंकि इसमें मेनली जो किस पे फोकस किया गया है, गेहूं और चावल की खेती पर। तो हरित क्रांति को आधुनिक कृषि भी कहा जाता है। इसमें क्या कहते हैं, अधिक उपज वाले बीज थे, उर्वरक थे, कीटनाशक थे, आधुनिक सिंचाई के यंत्र थे, यानी कि नलकूप थे, और ट्रैक्टर जैसी मशीन थी। ठीक है, क्योंकि आधुनिक कृषि है तो इसमें आधुनिकीकरण और मशीनीकरण का युग आ गया। तो मशीनीकरण में ट्रैक्टर थे, आधुनिक सिंचाई के तरीके थे, यंत्र। इसके बाद है हरित क्रांति के लाभ। तो हरित क्रांति में जो लाभ है वो अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन हुआ, गेहूं और चावल की फसलें बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित हुई, और इसी के कारण रोजगार में वृद्धि हुई। किसानों ने अब फसल करना ज़्यादा शुरू कर दिया, और कृषि और उद्योगों को मजबूत संबंध हो, क्योंकि कृषि से जो है कच्चा माल उत्पन्न होता है और वो कच्चा माल वो उद्योगों को बेच पा रहे हैं। तो इनमें उनके बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ही मजबूत हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ। इसके बाद है किसानों की स्थिति में सुधार आई। जो पहले किसानों की फसल नहीं उग पाती थी खराब बीजों के कारण, तो अब वो उग पा रही है बहुत अच्छे से, उनका उत्पादन बहुत अच्छे से बढ़ चुका है। तो इसीलिए उनकी स्थिति में भी सुधार हुआ है। इसके बाद अब हर किसी चीज़ के अगर पॉजिटिव पॉइंट होता है तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो हरित कृषि की जो हानि है वो ये है कि अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है, जिसके कारण नलकूपों से सिंचाई हो गई है। और इसके अलावा जो है नलकूप से जो भूमि का जल है, यहाँ पे भूम जल का जो जल है उसके स्तर में भी कमी आ गई है, जिससे कि वाटर जल प्रदूषण बढ़ चुका है। ठीक है, अब जो पेड़ जो है वो ज़मीन से पानी नहीं ले पा रहे हैं और वो सूखते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भूमि का जो जल है, भूमि के जो अंदर का जल है वो कम हो रहा है नलकूपों के इस्तेमाल से। ठीक है, इसके बाद है पालमपुर गाँव में गैर कृषि क्रियाएँ कौन कौन सी थी। तो वो थे डेयरी, यानी कि वो गाय भैंस पालते थे, जिससे डेयरी का प्रोडक्ट बनाते थे, दूध दही मक्खन वगैरह बेचा करते थे। इसके बाद लघु इससे विनिर्माण, छोटे छोटे उद्योग धंधे थे। पालमपुर गांव में दुकानदारी करते थे तो कुछ लोग, ताकि वो कुछ सामान बेच सके। और परिवहन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल वो कर लेते थे परिवहन के रूप में। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव होगी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको पसंद आई हो। जय हिंद।